हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 13 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल हमारा कह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन हम नेचुरल डिजास्टर्स के प्रबंधन के रोकथाम के बारे में बात करते हैं, उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, उसका जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर के दिन। बात करें कि आज के दिन जो कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हम मना रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बार इन लाइक वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया गया था? तो 1989 में सबसे पहला मनाया गया था। बात करें कि इस बार की 2021 की इस दिन की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेज। तो कैसे एक कोऑपरेशन बनाना है, एक साथ बनाना है इंटरनेशनली सारे ही देशों को, कैसे वो अपने डिजास्टर्स, ये जो आपदाएं आ जाती हैं उनके बाद जो रिस्क और जो लॉसेस हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि नुकसान हो जाते हैं, उनके कैसे कमी ला सकते हैं, ये हमें ग्लोबल लेवल पे देखना है। इट मेनली फोकसेस कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज के लिए भी रियल स्टेप्स, रियल एक्शंस ले सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रपोज्ड फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है प्रोजेक्ट है, ये एक लॉन्च किया है और इन्होंने कहा है कि जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, यानी अगले साल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हो जाएंगे, ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उस साल ये गति शक्ति प्लान लॉन्च होगा। बेसिकली इस प्लान के अंदर बात किसके तहत की गई है? तो बात की गई है कि एक ग्लोबल कह सकते हैं ग्लोबल प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत के, जो कह सकते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की बात हुई है और कैसे वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ compete कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। बात होगी बेसिकली कि जब ऐसा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉर यूथ इन फ्यूचर। तो आप कह सकते हैं कि बेसिक मोटो जो है पीएम गति शक्ति प्लान का वो ये है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है फॉर यूथ इन फ्यूचर। फिलहाल सवाल ये पूछ रहा है कि एक प्रपोज फाइनेंशियल आउटले क्या है, बजट क्या है इस स्कीम का? तो इस स्कीम का बजट है ₹100 लाख करोड़। बात करते हैं अगले सवाल की। द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो किस कंपनी ने लॉन्च की है ये रिपोर्ट? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ये लॉन्च करी है यूएनडीपी ने। बात करें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टास्क है जो बेसिकली कंट्रीज़ में हेल्प करता है, वर्ल्ड वाइड 170 प्लस कंट्रीज़ में हेल्प करता है टू एलिमिनेट पावर्टी, की कैसे गरीबी से लड़ना है हमें, कैसे गरीबी को ख़त्म करना है हर देश में, एंड कैसे इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हमें अग्रसर होना है। यानी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, सस्टेनेबिलिटी है, वो कैसे लानी है ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में या इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में। बात करें कि यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स। इनके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है अकीम स्टेनर। अकीम स्टेनर इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। बात करें कि यूएनडीपी के भी हमने बताया कि ये एक यूएनओ टास्क है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टास्क है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो फिलहाल में सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल प्राइज? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड गोडो डब्ल्यू एम्बिन्स। ये 3 लोग हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट या गोडो डब्ल्यू एम्बिन्स, इनको मिला है इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। बात करें कि अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके जो रेस्पेक्टिव और वर्दी रेसिपिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में मिल चुका है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिल चुका है, लिटरेचर के क्षेत्र में मिल चुका है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के भी क्षेत्र में ये जो पीस प्राइजेस हैं, आई मीन नोबेल प्राइज़ हैं सॉरी, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस पर कंपाइल्ड वीडियो चाहते हैं कि 2021 में नोबेल प्राइज़ विनर्स कौन कौन रहे डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस पे हम एक वीडियो बेस्ड ज़रूर अपलोड करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले पेपर्स के लिए।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए कि ये नोबेल प्राइज़ के जो अवार्ड्स के क्वेश्चन होते हैं ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं पेपर्स में। चलते हैं अगले सवाल पे, बात करते हैं बथुकम्मा फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही जवाब है तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। बथुकम्मा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दशहरा फेस्टिवल है, एक फ्लोरल फेस्टिवल है, फूलों से पूरा सजाया जाता है मंदिर और दरबार, और एक दशहरा के पर्व पर ये फेस्टिवल जो है तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें रिसेंटली निधु मोदी वेनु ही पासेस अवे एंड ये क्या थे, मतलब ये कौन सी दिग्गज पर्सनालिटी थे, कौन से फेमस पर्सनालिटी थे निधु मोदी वेनु, इनका हाल ही में भी कह सकते हैं निधन हो गया है। तो ये जो थे एक मलयालम एक्टर थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क ऑन दिस क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए। दिस इज अ मस्ट क्वेश्चन इन एनी वन ऑफ द पेपर्स अपकमिंग इन फ्यूचर। तो फिलहाल सवाल ये कह रहा है कि जो अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन हाल ही में सेट हुआ है उसके जो फर्स्ट एवर न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है मिस्टर जयंत पाटिल। अगले सवाल पे चलते हैं, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो अर्थराइटिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सवाल ये पूछ रहा है। तो प्रतिवर्ष ये 12 अक्टूबर यानी कल हमने वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया। और बात करें कि पूरे वर्ल्ड में इस बार की थीम क्या रही 2021 की, तो ये थी इट इज़ इन योर हैंड्स टेक एक्शंस, यानी अर्थराइटिस को कह सकते हैं ख़त्म करने में, उसको उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अब जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में है, हम ही को बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। वी हैव टू रीच आउट टू सोशल मीडिया टू इंक्रीज एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट अर्थराइटिस। चलते हैं बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है द FICCI has projected India's GDP growth rate for 2021-2022 at percent in its latest economic outlook survey। तो पूछ रहा है कि FICCI ने क्या रफली एस्टिमेट की है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 और 2022 के लिए, तो इसका सही जवाब है 9.1%। बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने भी एक एस्टिमेटेड इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई थी, उसका जो सही जवाब है वो है 8.3%, यानी वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट की थी वो 8.3 ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी फॉर 2021 एंड 2022। Moving on to the next question, who won the 4th Satyajit Ray Award 2021? Again an important question, किसने जीता है सत्यजीत रे अवार्ड 4th एडिशन का 2021 में? बेजवाड़ा गोपाल, इनका नाम है बी गोपाल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव, तो कन्याकुमारी में एक लौंग फेमस है, वहाँ की क्लोव को हिंदी में लौंग कहते हैं। तो बेसिकली एक इंडियन स्पाइस है, एक इंडियन मसाला है ये। और अगर बात करें कि इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु में मिला है कन्याकुमारी क्लोव को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बात करते हैं अगले सवाल की, द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट ड्राई रन फॉर वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन। ये एक बहुत ही नया इनिशिएटिव लाया गया है। आप बात करें इलेक्शन के क्षेत्र में तो आप वोट कर सकते हैं थ्रू स्मार्टफोन। किस स्टेट में ये न्यू टेक जो है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, इनिशिएट की गई है, तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स 2036। तो बात हो रही है कि कौन सा जो देश है वो 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है भारत, इंडिया जो है वो होस्ट करेगा। बात करें कि 2024 यानी अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सबसे 4 साल के अंतराल पे जो सबसे पहली बार अब हो गए 2024 के ओलंपिक्स, वो होंगे पेरिस में, और उसके बाद फिर से 4 साल के अंतराल पर आते होंगे। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। अगला जो सेक्शन होता है हमारे वीडियो का, उस पर हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। वर्ड ऑफ द डे में हम इंग्लिश का एक ऐसा शब्द लेके आते हैं जो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी फाइन कर देता है, बेटर कर देता है। तो आज का जो वर्ड है उसका वो वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है, अगर आप क्रिपल वर्ड को देखें इंग्लिश में, तो उसका जो रियल मीनिंग होता है हिंदी में उसे कहते हैं अपंग, यानी किसी चीज़ से आप जब डिसेबल हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ को करने के योग्य नहीं रहते, अयोग्य हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिपल इन इंग्लिश। बात करें इसकी मीनिंग की, तो डिसेबल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी चीज़ से अपंग हो जाते हैं, आप किसी चीज़ के अयोग्य हो जाते हैं, उसके लायक नहीं रह जाते। बात करें सिनोनिम्स की, यानी अगर पर्यायवाची की बात करें तो पैरालाइज या इमोबिलाइज। मोबिलाइज का अर्थ होता है, इमोबिलाइज का जो विलोम होता है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है कि मूवमेंट होते रहना, यानी किसी चीज़ में भी रुकावट नहीं होना, वो चीज़ अपने फॉर्म में, स्टेट में चलती रहे। और इमोबिलाइज का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ रुक जाए, ठहर जाए और काम करने योग्य न रहे।
तो इसी तरह से हमने देखा कि क्या क्या पर्यायवाची है क्रिपल के, पैरालाइज, इमोबिलाइज। फिर हम बात करें अगर एंटोनिम की, विलोम की बात करें तो एबल बॉडीड, यानी जस्ट अपोजिट होता है कि जब आप एबल बॉडीड हैं, जब आप इस किसी भी काम करने के योग्य हैं, उस काम को करने के अंदर आपकी पूरी हिम्मत है, एंड यू आर एबल बॉडी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क दैट इज डिजाइन टू यू। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एक वर्ड का मीनिंग देखा, उससे जुड़े सिनोनिम्स देखे, पर्यायवाची देखे, उसका क्या विलोम होता है वो देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे इस इंग्लिश के वर्ड को हम सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे हम इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है अ यंग स्टूडेंट वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ, यानी कि एक यंग स्टूडेंट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से ही बिकेम क्रिपल्ड, वो पूरी जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया, ही बिकेम डिसेबल्ड फॉर लाइफ। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इस इंग्लिश वर्ड का क्या मीनिंग होता है, कहाँ पे इस इंग्लिश वर्ड को यूज़ करते हैं। हम हर दिन के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्ड लेके आते हैं। हम होप करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर फ़ायदा करता होगा। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में। हमारा आखिरी सेक्शन जो होता है वो होमवर्क का सेक्शन होता है। होमवर्क के सेक्शन में हम बात करते हैं कि ऐसे सवाल की जो पुराने पेपर्स में तो पूछा ही जा चुका होता है किसी ना किसी पेपर में, आगे आने वाले पेपर्स में भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का जो होमवर्क के सेक्शन के तहत जो क्वेश्चन है वो कह रहा है खालसा सेक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। सवाल पूछ रहा है कि जो खालसा पंथ है उसका जो निर्माण है, उसके जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास जी। तो ये 4 गुरुओं के नाम दिए हैं सिख जो समाज है उनके तहत। तो इनमें से किन गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट किया, उसकी स्थापना की। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बिल्कुल अच्छे तरह से पता चल जाए कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। बात करते हैं कि कल यानी कि हमारा जो एक दिन पहले का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो था 12 अक्टूबर 2021 का, उसमें हमने जिस क्वेश्चन के बारे में बात की थी होमवर्क के सेक्शन में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है कि क्वेश्चन का क्या आंसर है और आज सच क्या उसका निचोड़ निकल के आ रहा है इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बात करें कि कल का सवाल था कि बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 जानवरों के नाम दिए थे ऑप्शंस में, और सवाल ये कह रहा था कि इन 4 जानवरों में किस जानवर के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए, यानी which among all these 4 animals the remains of the animal was not found in Indus Valley civilization। तो इन चारों में से किसके अवशेष नहीं पाए गए। ऑप्शंस में क्या क्या था मैं वो आपको बताती हूँ। एलिफेंट था, लायन था, हॉर्स था और काऊ थी, यानी हाथी, गाय, घोड़ा और अगर शेर की बात करें तो जो शेर है, लायन जो है वो इसका सही जवाब है। लायन के अवशेष यानी शेर के होने के अवशेष, उसके रिमेन्स नहीं पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और एलिफेंट के होने यानी हाथी के, गाय के, घोड़े के, इन सब के जो अवशेष हैं वो पाए गए थे। माना गया था कि ये उस समय में मतलब जीवित थे और इनका जो है कल्टीवेशन यानी उनका जो है कह सकते हैं रियरिंग होती थी, इनका पोषण होता था और इनको पाला जाता था, लोग इन्हें कल्टीवेशन के लिए पालते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब समझ में आया होगा जो कि हमने कल डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज का सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आप इसके आंसर के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शो अप कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली GS Dose। थैंक यू फॉर वॉचिंग।